है और इसे भी एग्जाम का पसंदीदा टॉपिक है हमारे बिहार बोर्ड के अंदर। जिस टॉपिक का नाम हम लोग का कौन सी है, दोहरा निषेचन, जिसे हम किसके नाम से, द्विनिषेचन, और इंग्लिश में बोले तो हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानने का काम करते हैं। जब इस दोहरे निषेचन के नाम से ही ये चीज हमें पता चल जाएगा कि निषेचन, अब देखना ये याद रखना, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ रहे थे, कौन सी पढ़ रहे थे, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो निषेचन की घटनाएं पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो बचा हुआ वो क्या है, निषेचन पश्च घटनाएं। क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो जनन की क्रिया है पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है वो 3 रूप पे काम करता था, एक निषेचन के पूर्व घटनाएं, एक निषेचन और एक निषेचन पश्च घटनाएं। अब जब हम इस पुष्प के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं तो पुष्प का ये दोहरा निषेचन द्विनिषेचन के नाम से जिसको हम जानने का काम करते हैं। तो इस निषेचन की घटनाएं का मतलब, सिर्फ निषेचन का मतलब अगर बात करें तो हम ये जानते हैं कि दोनों युग्मक, चाहे वो युग्मक किसका हो, नर का युग्मक हो चाहे वो युग्मक किसका हो, मादा का युग्मक हो, उन दोनों युग्मक का क्या होता है, तो उन दोनों युग्मक का आपस में जो मिलन होता है, उन दोनों युग्मक के आपस में मिलन होने की जो क्रियाएं होती है, हम उन क्रियाओं को किसके नाम से जानते हैं, निषेचन के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। जब पुष्प के अंदर की घटनाएं के बारे में हम बात करते हैं तो हमें इस निषेचन के घटनाओं को पढ़ने से पहले ये चीज हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक जो भ्रूणकोश था, वो भ्रूणकोश की जो रचनाएं हैं, उस भ्रूणकोश की रचनाएं हमें कहीं ना कहीं अगर पता होगा तो हम आसानी से इसको और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जब हम बीजांड के बारे में जानने का काम करते हैं तो हम इससे पहले पढ़े थे कि बीजांड के अंदर जो होता है एक सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका में ही पराग नली जो था, वो जो पराग नली वर्तिकार्ग पे बना था, उस वर्तिकार्ग से बनने वाले जो पराग नली था, बोलो वो पराग नली आके उस पराग कण नर युग्मक को लेके क्या वो इस सहायक कोशिका में ही प्रवेश कर रहा था कि नहीं कर रहा था। और बोल रहा है कि उस प्रवेश करने के पश्चात यानी बाद में पराग नलिका के द्वारा ही सहायक कोशिका के जीव द्रव में, किसमें, सहायक कोशिका के जीव द्रव में, यानी कोशिका तो उसके अंदर तो जीव द्रव होगा ही, बोल रहे, तो उस जीव द्रव में 2 नर युग्मक अब मुक्त किए जाते हैं, यानी उस पराग नली से आने वाले जो दोनों युग्मक था, उस दोनों युग्मक को वहां पे छोड़ दिया गया है, और इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की और क्या करने लगता है, गति करने, यानी सह कोशिका के पास जाके युग्मक को छोड़ा गया। उसमें से एक युग्मक बोला कि हम किसकी ओर गति करेंगे, तो अंड कोशिका की ओर। किसकी ओर, सहायक कोशिका के पीछे में एक अंड कोशिका था ना, और 2 को यहाँ पर केंद्र कोशिका था ना, तो वो जो नर युग्मक आया है, वो जो क्या नर युग्मक इस पराग कण से होते हुए आया जो है, उसमें एक नर युग्मक किस कोशिका से जाके मिलन कर लिया, सहायक अंड कोशिका से। किससे, और एगो और जो है वो जाके कहाँ से मिलेगा, तो बताया जाता है कि केंद्रक से। लेकिन फिलहाल अभी उससे चर्चा करने से पहले यहाँ पे उस अंड कोशिका के बारे में ही बात की गई है, और बोला गया है कि वो अंड कोशिका और केंद्रक के साथ क्या हो जाते हैं, संगलित हो जाते हैं। संगलित का मतलब उन दोनों का आपस में जुड़ाव हो जाता है, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, और जिससे बताया जाता है कि किसका संलयन हुआ, युग्मक का संलयन हुआ। किसका संलयन हुआ, बताया गया कि युग्मक का संलयन जो होता है वहाँ पे पूर्ण होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर द्विगुणित कोशिका युग्मनज जायगोट की रचना का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी बात को याद रखना है, और ये बात बहुत भयानक है कि यहाँ से आने वाला पराग कण जब इस अंड कोशिका से मिला, तो एगो अंड कोशिका और एगो ये जो युग्मक का कोशिका, इन दोनों के मिलने से आपस में यहाँ पर जो बना वो क्या बना, 2n वाला एक निर्माण हुआ, जिसका नाम है कौन सी, युग्मनज। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर जो इसका निर्माण हुआ है, ये किसका निर्माण हुआ है, युग्मनज का। किसका निर्माण हुआ है, ये जो बनता है आपस में, यानी कहने का
मतलब ये है कि जब एक पराग कण जो है वो इस किस कोशिका से, अंड कोशिका से जब मिला है तो उस समय जो बना है हम उसको युग्मनज कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2n होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं? हम इसको किसके नाम से, युग्मनज के नाम से ज़ायगोट की रचना बनाने का काम हुआ। आगे जब बात करते हैं तो सुनो आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि ज़ायगोट की रचना होती है जबकि वहां पर दूसरा भी एक नर युग्मक बच गया था। बोलो बचा था कि नहीं बचा था? तो दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित, केंद्रीय कोशिका में केंद्रीय, यहाँ पर एक कोशिका यहाँ पर केंद्र में भी मौजूद है कि नहीं है ना? तो यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर जो मौजूद एक केंद्रीय कोशिका है तो एक तो मिला यहाँ पे अंड कोशिका से, और एक जो युग्मक मिला वो किससे जाके अब टकराएगा? बोलना, ध्रुवीय जो वहाँ पे 2 न्यूक्लियाई वाली कोशिका केंद्रीय कोशिका थी उससे और गति करने का काम करता है और उससे संगलित होकर, उससे जुड़कर वहाँ पर वो जो रचना बनाता है वो कैसा रचना बनाता है? कैसा रचना? ये त्रिगुणित रचना है। और इसी त्रिगुणित वाले रचना को प्राइमरी इंडोस्पोर न्यूक्लियस, कौन सा स्पोर, किसके नाम से? यानी प्राथमिक भ्रूणपोष, यानी ये जो बना है 3n जो बना हुआ है, कितना n? 3n। यहाँ पर जो ये त्रिगुणित बनने का रचना होता है, ये त्रिगुणित जो बनता है तो यहाँ पर बताया जाता है कि हम उसको प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके अंतर्गत क्या वो कोशिका बनता है? 2 गो तो केंद्रक का, एगो इधर से गया ना, तो 3 को बना कि ना बना? तो वहाँ पर वो 3 अगुणितिक न्यूक्लिक केंद्रकी का संरचना कर लेता है। अतः हम इसे त्रिसंलयन के नाम से जानने का काम करते हैं। और चित्र 2.13 के अंदर, किसके अंदर? 2.13 ओ के अंदर जो है इसके बारे में बात किया गया। कहा ये चित्र यहाँ पर इससे जो ये मिला है तो ये कितना बनाया है? और जब यहाँ पे बना, यहाँ पे जो मिला है तो उसको क्या बनाया है? तो ये वाला जो भाग था ये अंडाकोशी वाला भाग था। कौन वाला कोशिका? और ये जो है केंद्रीय, तो यहाँ से बना है भ्रूणकोश, और यहाँ जो कोशिका बना है वो क्या बना है? युग्मनज। क्या बना है? क्या बना है? और इस चीज को दिमाग के अंदर बैठा लेना है बढ़िया ढंग से। बताया जाता है कि आगे कि चूंकि एक भ्रूण पुट्टी यानी एक भ्रूण कोश में 2 प्रकार के संलयन, अगर पूरा का पूरा बोले तो ये भ्रूण कोश था ना, इसके अंदर क्या प्रकार का संलयन देखा गया? एगो अंड कोशिका से और एगो केंद्रीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका से। देखा गया कि नहीं देखा गया? तो जब 2 प्रकार के संलयन यानी संगलन हुआ, एक संगलन को क्या बोला गया? और एक संलयन को। तो तू एगो बात बता, अगर क्वेश्चन उठा कि एक भ्रूण कोश के अंदर क्या गो संलयन, तो क्या गो संलयन? एगो जो संलयन था उस संलयन का क्या नाम? यानी अंड कोशिका से जब पराग कण का वो मिला है, युग्मक नर युग्मक मिला है, तो पहले युग्मक जनन हुआ तो उसको हम बोले युग्मक संलयन। क्या बोले? क्या बोले? और एगो जो नर युग्मक बचा था, वो नर युग्मक जो बचा था तो वो कहाँ से जाके मिला? केंद्र से। तो हम उसको कैसा संलयन बोले? इसके अंदर जो बना बोलो वो 3n बना कि नहीं बना? इसके अंदर जो बना तो वो बोला 2n बना कि नहीं बना? बोलना। अतः इस घटना को हम दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं, क्योंकि युग्मक जो है वो 2 बार जाके क्या हुआ? निषेचन का काम किया। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या बार जाके निषेचन का काम किया? क्या बार? एक बार अंड कोशिका से और एक बार बोलना रे ध्रुवीय कोशिका से जब क्या था तो वहाँ पे क्या n बनाया? 3n। और जब नीचे वाले से किया तो वहाँ पे कितना बनाया? बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए हम बोलो इसको क्या बार? निषेचन। जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक कैसी घटना है? पुष्पी पादप के लिए ये पुष्प के अंदर ही देखने को हमें मिलता है ऐसी घटना, और कहीं भी इसे देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। और त्रिसंलयन के पश्चात बताया गया कि केंद्रीय कोशिका
प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में वो विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में क्या हो जाता है? किसके रूप में? कि भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज वाला जो है कौन सी? युग्मनज से क्या बना है? यानी बीज का निर्माण कौन करवाएगा? टूएन वाला। और बीज को पोषण देने का काम कौन करेगा? याद रखना इस बात को कि बीज का जो निर्माण होगा वो किससे होगा? ये वाले से। ये ना दो युग्मक का बना है, नर युग्मक और एक अंड कोशिका से, जबकि ये वाला जो है ये क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है, यानी उस भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। और सवाल पूछता है कि भ्रूणपोष की सूत्रगुणता क्या होती है और युग्मनज का सूत्रगुणता क्या होता है? अंड का निर्माण, बीज का निर्माण किससे होगा? जबकि इस बीज को बनने के लिए पोषण देने का काम कौन करेगा? इस भ्रूण, ये भ्रूण बनेगा अगर चल के, तो इस भ्रूण को पोषण देने वाला कौन करेगा? बोला बात जगह पे गया, दिमाग के अंदर घुस रहा है। जो रेगुलर आ रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, जो नहीं आ रहा है तो फिर छटपटाएगा ही ना। तो बताया जाता है कि केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है और भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज जो है वो भ्रूण के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? उसी को हुआ तो बता। भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर बताइए। भ्रूणकोष का मतलब होता है भ्रूण को कवर करने वाला, भ्रूणपोष को मतलब होता है उस भ्रूण के विकसित होने के लिए पोषण देने वाला। अलग आप बोले ना। भ्रूणकोष का मतलब होता है आवरण, घर जहाँ पे वो निवास करता है, और पोष का मतलब होता है उसको विकसित होने के लिए पोषण देना। बोलना रे, ठीक है? जगह पे गया ना, चल देखा आगे हमारे पास निषेचक कौन सी है? कौन सी है? और इस अब जो हमारे पास निषेचन है इसके अंदर है पश्च संरचनाएं एवं घटना, यानी बाद की संरचनाएं घटना। जो काम होना था वो काम हो गया। और ये भी बोल दिया क्या? प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, कि देख भाई अंड कोशिका से जो मिला है वो आगे जाके भ्रूण का निर्माण किया, और ध्रुवीय कोशिका से जो निर्माण हुआ है वो भ्रूणपोष का निर्माण किया है, और वो भ्रूण को विकसित करने का काम करेगा। तो अब निषेचन के बाद उस भ्रूण के अंदर क्या डेवलपमेंट आएगी, वो भ्रूण विकास करके क्या बनाएगा और भ्रूणपोष का क्या काम होगा, उसके बारे में यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। कहा गया है कि ऊपर जो बात कहा गया है, जिस दोहरे निषेचन का अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष और भ्रूण के विकास की अगली घटना क्रम में जब हम देखेंगे तो भ्रूण आगे जाके क्या बनाएगा? बीजांड के परिपक्व होकर और फिर किसमें बदल जाएगा? जबकि वो अंडाशय वाला जो कवरिंग था, वो अंडाशय वाला कवरिंग आगे चल के क्या बनाएगा? तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है कि बीजांड परिपक्व बन के क्या बनाएगा? और जबकि क्वेश्चन ये भी आता है कि अंडाशय विकसित होने के बाद किसका निर्माण करेगा? और बोलता है कि होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में हम कौन सा घटना बोलते हैं? बोलो, ये निषेचन की बाद की घटना है कि नहीं है? अरे बोलना रे। निषेचन के बाद बीज का निर्माण होगा कि नहीं होगा? निषेचन के बाद फल बनने की क्रिया होगी कि नहीं होगी? तो बोलो उसको अपने भाषा में कौन सी घटनाएं बोलते हैं? बोलो। तो बोलो निषेचन पश्च घटनाएं में क्या क्या आया? बीजांड से और कोई दिक्कत समझ में आया? बोलना रे। जी सर। चलो, जब इतना समझ में आ गया, अब हमारे पास यहाँ पे भ्रूणपोष के बारे में देखने को मिलेगा। जब इस भ्रूणपोष के अंदर हम पढ़ते हैं तो ये क्या बोला गया? किस प्रकार से भ्रूण को पोषण मिलेगा, किस प्रकार से भ्रूण विकसित होगा, और उस भ्रूण के अंदर समय के साथ कौन सी संरचनाएं में बदलाव आएगा, ये हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना है, क्योंकि कुछ चीज जो आएगा वो जिंदगी में पहली बार आएगा, तो हमें उसे मोहब्बत से स्वीकार करना है। तो देखो कि भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। भ्रूणपोष का विकास
यानी भ्रूण विकास कर रहा है तो भ्रूण कोश धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। बोलो तो होना भी चाहिए। क्यों ऐसा? तो लिखा हुआ है कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाएं बार बार वहां पर विभाजित होती है और तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष उत्तक की क्या करती है? रचना करती है। यानी वहां पे बहुत सारा भ्रूणपोष की कोशिकाएं है, वहां पे बहुत सारा क्या है, और वो भ्रूणपोष का तो सूत्र गुणता क्या था? 3n। तो आपस में वहां पे जितनी भी भ्रूणपोष की कोशिकाएं है ना, वो भ्रूणपोष की कोशिकाएं आपस में संगठित होकर आपस में मिलकर वो कोशिका जो है वो अब किस रूप में बनना स्टार्ट कर देता है? कोशिका का समूह जो होता है उत्तक कहलाता है। कोशिका का समूह कहलाता है। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि त्रिगुणता भ्रूणपोष धीरे धीरे उस भ्रूण कोशिका का विभाजित होने के बाद वो उत्तक का रचना बनाता है। इन उत्तकों की कोशिकाएं संरक्षित जमा खाद्य सामग्री से क्या होते हैं? यानी पूर्ण रहते हैं। और विकासशील भ्रूण यानी जो भ्रूण धीरे धीरे अब डेवलप कर रहा था, ठीक, युग्मनज कोशिका से जो भ्रूण बना वो भ्रूण धीरे धीरे समय के साथ तो भ्रूण की पोषकता के लिए वो जो खाद्य सामग्री जमा है उसका उपयोग यहाँ पे ये कर रहा है। और सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर यानी उस क्रिया के होने के पश्चात बाद में उत्तरोत्तर केंद्रीय यानी न्यूक्लियर विभाजन से वो बार बार गुजर कर मुक्त न्यूक्लियाई केंद्रक रूप में वो क्या होती है? बदल जाती है। यानी कहते हैं कि उसके अंदर बार बार कौन चीज देखने को मिलता है? उस केंद्रीय के अंदर विभाजन देखने को मिलता है, और जिसके कारण ये भ्रूणपोष जो होते हैं वो विकास के बाद यानी भ्रूणकोश के विकास के उपरांत वहां पे बार बार विभाजन से वो गुजर कर मुक्त होते हैं उसके अंदर के केंद्रक। और भ्रूणकोश के विकास की इस अवस्था को हम प्री न्यूक्लियर यानी केंद्रक का पहला स्टेप में विभाजन होना। न्यूक्लियर का मतलब कौन चीज? केंद्रक उसके अंदर। और वो केंद्रक किसका रहता है? एंडोस्पर्म। जैसे एक बात हम तुमको बताते हैं, बात को समझना। नारियल को देखा है? नारियल, वो नारियल के अंदर जो पानी रहता है ना, वो पानी जो होता है वो होता है भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। और उस नारियल से जब बीज बनने का काम होता है ना, तो देखना ऐसा नारियल लेना जिस नारियल के अंदर थोड़ा पौधा सब आ जाए, अंकुरन हो जाए, उसके उस बीज को फाड़ के देखना, अंदर वाला जो पानी जो होता है ना वो स्पंज के तरह जो होता है वहां पर मौजूद रहता है। उसको खाएगा ना तो खच खच करता है, यानी एक सॉफ्ट पूरा तरीका से रहता है। थोड़ा सा दबाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बिछड़ जाएगा। वो पानी क्या होता है? वो पानी नहीं रहता है। उस पानी के अंदर छोटे छोटे जो क्या होता है कोशिकाएं होती है। उस कोशिकाएं के विभाजन के फलस्वरूप, उस कोशिकाएं के अंदर उत्तक बनने के फलस्वरूप धीरे धीरे वो जो होता है वो ठोस अवस्था में आने लगता है, क्योंकि वो भ्रूणपोष जो होता है वो पूरे बीज को क्या देने का काम करेगा? पोषण। तो उसके अंदर जो विभाजन होता है ना स्टार्टिंग वाला, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष के नाम से हम उसको जानते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति का रचना स्थान लेने लगती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कैसा बनने लगता है? पहले वो भ्रूणपोष था, अब वो धीरे धीरे कोशिका के रूप में रूपांतरित होता है, आवरण बनने लगता है। कोशिकरण यानी कोशिका बनने की ये घटना से पहले उसके अंदर जो पाए जाने वाली मुक्त न्यूक्लियाई थी, मुक्त केंद्र, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है ना रे, कोशिका के सेंटर में क्या होता है? तो पहले केंद्रक के अंदर कोई भी चीज होगा तब ना कोशिका के अंदर होगा। तो वही बोल रहा है कि पहले मुक्त न्यूक्लियाई की संख्याओं में व्यापक यानी अलग अलग भिन्नताएं होती है। एक कच्चे नारियल का पानी, कौन चीज? एक पानी होता है कच्चा नारियल में, तो जिससे कि आप परिचित हैं और कुछ नहीं भी है। तो जो परिचित है वो देखना,
तो उसके अंदर बोला गया कि नारियल का पानी बल्कि यह एक मुक्त केंद्रिकीय भ्रूणपोष है। वो नारियल का पानी क्या है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता उस पानी के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा केंद्रिकीय वाला भ्रूणपोष उसके अंदर बहुत ज्यादा कोशिका वहाँ पे क्या होता है, मौजूद होता है। बोला गया कि जो हजारों केंद्रिकीय से बना होता है, जो हजारों किससे बना हुआ है, न्यूक्लियस से क्या होता है, बना होता है। और इसके आसपास का सफेद जो गुद्दा तुमको दिख रहा है, पानी के आसपास गुद्दा होता है ना, वो गुद्दा जो होता है जिसको गिरी बोलते हैं, जो कवरिंग होता है, वो कोशिकीय भ्रूणपोष का होता है। वो किसका होता है, यानी वो कोशिकीय भ्रूणपोष है, वो कवरिंग बना रहा है। और अंदर वाला जो पानी है अभी वो तुम्हारा कौन सी है, मुक्त केंद्रिकीय भ्रूणपोष है। वो क्या है तुम्हारा, तो और वो भी आगे चल के विभाजित होकर वहां पर क्या बनाने का काम करता है, ठोस स्पॉन्जी टाइप का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। जो अंकुरन वाला नारियल को तुम फाड़ेगा देखेगा तो वो ऑब्जर्वेशन तुमको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे कि किस प्रकार से पहले उसके अंदर एंडोस्पर्म जो होता है विकसित करता है, प्राइमरी न्यूक्लियर जो होता है वो विभाजित करता है, और किस प्रकार से उसका जो व्हाइट वाला गुद्दा वाला भाग होता है वो आवरण बनाने का काम करता है। वो कौन सी बनाने का काम करता है, उस आवरण के अंदर जो पानी है उसके अंदर हजारों न्यूक्लियाई मौजूद है, उसके अंदर। अब देखो वही बोला गया कि इस कंडीशन से ही वो जो बीज है वो क्या है, बीज। जैसे एक बात हम बोलते हैं, धान जब आता है या गेहूं, तो जब वो पूर्ण रूप से धान नहीं बनता है, खाने योग्य नहीं बनता है, धान का कवरिंग तो होता है ठीक। जब धान का जो वो भाग हरा टाइप से होता है उसको दबा के देखना, उसके अंदर से व्हाइट मिल्की जैसा निकलता है। गेहूं को भी दबाते निकलता है, मक्के को भी दबाना निकलता है। तो वो जो दूध जैसी रचनाएं निकल रही है ना, वो लिक्विड, वो उसका एंडोस्पर्म है। वो क्या है उसका, और वही एंडोस्पर्म विकसित करके पोषण देके उसको बीज का संपूर्ण बीज बनाने का काम करता है। और तब वो बीज विकसित होता है तो हम अगले साल भी धान के बीज को रोप देते हैं ना, तो वो तो ठीक है, ज्यादा हो जाता तो हम उसको खाते हैं, एक फल के रूप में भी लेते हैं। लेकिन वाजिब में वो धान है क्या, बीज ही है। वो क्या है, मटर का छिम्मी सब स्टार्टिंग के टाइम में जब वो खिंचा रहता है, जब हम उसको दिवाते हैं तो वो मिल्की व्हाइट द्रव निकलता है ना, तो वो उसका एंडोस्पर्म है। वो उस बीज को, वो जो बीज है मटर का दाना आगे चल के बीज ना बनेगा, उसको विकसित करने में उस एंडोस्पर्म का बहुत अहम रोल है। उसी दूध जैसी रचना के अंदर हजारों क्या है, न्यूक्लियाई मौजूद है। क्या मौजूद है, न्यूक्लियाई। वही विभाजित करके उसको एक बीज का बीज विकसित बीज बनाने में मदद करता है। तो वही बोल रहा है कि बीज के परिपक्व होने से पहले वो भ्रूणपोष, कौन सी, यानी भ्रूण को विकास करने के लिए वो भ्रूणपोष पूरी तरह से खुद क्या हो जाता है, विकासशील भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तुम उसको देख सकता है मटर में, मूंगफली में, सेम आदि में, ये सब में हम उसको देख सकते हैं। और क्या बोला गया कि विकासशील भ्रूण के द्वारा उस भ्रूणपोष को क्या कर दिया जाता है, उपभोग यानी समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, या फिर वही जो है वो परिपक्व बीज में क्या रह जाता है, मौजूद रह जाता है, विद्यमान रह जाता है। जैसे कि किसके अंदर, अरंडी और नारियल के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बताया जाता है कि वो परिपक्व बीज में भ्रूणपोष कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे और इसे बीज अंकुरन के समय, यानी जब बीज के अंदर अंकुरन आने लगता है, उस बीज से पौधा का निर्माण होता है, तो उसके समय में फिर से यह हो सकता है कि भ्रूणपोष अगर बच जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोले और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखे और पता करे, तो भ्रूणपोष के अनाज जैसे गेहूं, चावल तथा मक्का में हम उस सब चीज को देखते हैं, मौजूद रहता, विद्यमान रहता, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं।